So the next section is age distribution and age pyramid. Now we are going to talk about कि within a population what is the age distribution, मतलब कि what are the different age groups that we make, and उस age group में जो population है उसका अगर हम लोग graphical representation करें तो उसका हम लोग को जो डायग्राम मिलेगा दैट इज़ अ पिरामिडल शेप डायग्राम. एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो दैट इज़ व्हाट इज़ एज पिरामिड. उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे. पॉपुलेशन में हमेशा डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स होते हैं. ओके, देर आर किड्स, देर आर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल मतलब अडल्ट्स, एंड देर आर ओल्ड एज पीपल. तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप उसका हम लोग एक प्लॉट बनाते हैं. एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो हमको मिलेगा, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है वो पिरामिडल है. दैट इज कॉल्ड एज द एज पिरामिड. ओके, नाउ ये पर्पस इसका ऐसा हम लोग ये डायग्राम क्यों ऑब्टेन करते हैं, ताकि इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन अ सिंपल वे. तो एंटायर पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली 3 एज ग्रुप्स में. Pre-reproductive age group, that is generally the kids, that is from 0 to 14 years. Reproductive age group are the adults, that is the age group is generally 15 to 44 years. But you can why 44? There is a reason, because the females generally between 40 to 45 they undergo menopause. So after that they stop reproducing. So even if the male is sexually active, the females if they are inactive they are not going to give new births. इसीलिए इसका लिमिट यहाँ तक ही गिना है, that is reproductive के लिए. And post reproductive is 45 onwards. Okay, that is 85 plus, and everyone will be included in post reproductive, that is the old age. Now why related to reproduction we have divided this age groups, because population का growth हमको इसी से समझेगा. That's why the criteria is the reproductive factor. Then यूज योर ब्रेन पावर में उन्होंने कुछ पॉइंट्स पूछे हैं, लाइक फ्रॉम द एज पिरामिड गिवन बिलो. नीचे कुछ डायग्राम्स हैं, उनको देख के हमको फोरकास्ट करना है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन का ट्रेंड्स फॉर केनिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड हंगरी. नाउ इफ यू जस्ट सी दिस डायग्राम्स ओवर हियर, दिस इज फर्स्ट फॉर केनिया एंड नाइजीरिया, दोनों के लिए है. नाउ इसमें ये जो कलर्स है उसमें से बेस कलर जो है ये ब्लू, वो रिप्रेजेंट करता है प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि किड्स. द येलो इज रिप्रेजेंटिंग द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी अडल्ट्स, एंड द रेड इज रिप्रेजेंटिंग द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दैट इज द ओल्ड एज ग्रुप. तो इसमें अगर बच्चे ज़्यादा है, अडल्ट्स उससे थोड़े कम है, एंड ओल्ड एज बहुत ही कम है, तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर रहा तो हमको परफेक्ट अपराइट पिरामिड मिलता है. नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट कि द पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन द कमिंग 15 years, बिकॉज इन द कमिंग 15 years दिस किड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट्स. किड्स आर मोर तो नंबर ऑफ अडल्ट्स विल बी मोर, तो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव पीपल विल बी मोर. सो नेचुरली द पॉपुलेशन विल टेंड टू इंक्रीज. एंड ओल्ड एज ग्रुप कम है तो नंबर ऑफ पीपल डाइंग विल बी लेस. इसीलिए compared to births the number of deaths are less, इसीलिए the trend is increasing trend. Then talking about the other diagram, what does it represent? For Australia they have asked. Okay, now this diagram represent both for United States and Australia. यहाँ पे यहाँ पे देखो रैपिड ग्रोथ लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, स्लो ग्रोथ. नो व्हाट डज दिस मीन कि so naturally for Australia the growth is slow. Why? Because the population will increase but at a slow pace. Why so? You can see कि यहाँ पे pre-reproductive, reproductive pre-reproductive and reproductive is almost equal size. तो जितने बच्चे हैं उतने ही अडल्ट एज में जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अडल्ट भी उतने ही है, वही ओल्ड एज में जाएंगे. तो जितने जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा रहे हैं और जो ओल्ड एज में जा रहे हैं उनका नंबर इज ऑलमोस्ट इक्वल. तो जितने बच्चे पैदा होने की पॉसिबिलिटी है उतने ही डेथ्स होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उतना ही ओल्ड एज का क्राउड रहेगा. सो नेचुरली व्हाट वी कैन से, लेकिन कंपैरेटिवली इट इज लाइक यहाँ पे द ग्रोथ विल बी इसीलिए स्टेबलाइज, और आई कैन से स्लो, नॉट एग्जैक्टली स्टेबलाइज बट स्लो ग्रोथ रहेगा. बट यहाँ पे व्हाट यू कैन सी इज कि जितने ही तीनों फैक्टर्स इक्वल है ऑलमोस्ट, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो व्हाट विल हैपन इज जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं. यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर मैचिंग नहीं रहेगा,
थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मिनिमम डिफरेंस रहेगा, इसलिए स्लो ग्रोथ। यहाँ पे एग्जैक्ट मैचिंग फिगर्स है, इसलिए इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ। जितने पैदा हुए उतने ही मर रहे हैं, बिकॉज ओल्ड एज एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल एंड प्री रिप्रोडक्टिव इज ऑल्सो इक्वल। तो ये 15 साल में ये सारा शफल हो जाएगा, ये लोग ऊपर की तरफ आएंगे, ये और ऊपर जाएगा, और ये तो वैनिश ही हो जाएगा। तो वैनिश इन द सेंस दिस पीपल विल डाई ऑफ, तो उनकी जगह न्यू सेट ऑफ ओल्ड एज पीपल है, बट दे ऑल आर ऑलमोस्ट ऑफ द इक्वल नंबर, इसीलिए दिस शोज जीरो ग्रोथ। तो इटली के लिए देयर इज जीरो ग्रोथ, ओके, मतलब एंड इफ वी सी फॉर ऑस्ट्रेलिया इसमें स्लो ग्रोथ है, and if we see for Nigeria इसमें rapid growth का chances है. So from the diagram you get a rough idea. This just gives you a rough idea. See, if a pandemic or some natural calamity occurs, तो शायद भले ही करंटली ये ग्राफ है, लेकिन 15 सालों में अगर बीच में ऐसा कुछ हो जाता है तो पॉपुलेशन अभी यहाँ पे समझ रहा है कि जीरो ग्रोथ, बट शायद आगे जाके द ग्रोथ में भी नेगेटिव, ओके, या द ग्रोथ, या फिर ये पॉपुलेशन इफ दे आर ब्रीडिंग मोर हाईली then the population may explode also. So it is unpredictable वैसे तो, but a rough basic idea from the current situation हम लोग को इस तरह से मिलता है, ठीक है. This is not 100% accurate, but it gives you an approximate idea. Then नेगेटिव ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो वो भी है यहाँ पे. तो यहाँ पे तो जीरो ग्रोथ था, स्टेडी है, मतलब यहाँ पे स्लो था, यहाँ पे फास्ट था इन नाइजीरिया. व्हाट अबाउट दे हैव आस्क्ड फॉर हंगेरी आल्सो. तो जर्मनी और हंगेरी का स्टेटस कैसा है? बच्चे कम हैं, अडल्ट्स उससे ज़्यादा है, और ओल्ड एज उससे भी ज़्यादा है. तो ज़्यादा लोग मरेंगे, और ये कम बच्चे रिप्रोडक्टिव एज में जब 15 सालों के बाद जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ने का चांसेस आर स्लो, ओके. It will obviously depend on the reproduction rate, but still comparatively the deaths are more because more number of old age people and all. इसीलिए the graph is showing a negative growth. Okay, so this is how you can predict from the age structure and the age pyramid. You can know about what will be the population का status. Then the next part is see, the size of the population can tell us a lot about the status in its habitat. I told you, इसीलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं. तो population size in a natural habitat can be as low as less than 10, okay, and it can go into millions also. For example, natural habitat में population size Siberian cranes का is very less in a bird sanctuary, but if we compare to a पॉन्ड में क्लैमिडोमोनास का पॉपुलेशन तो मिलियंस में रहता है, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए. तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी बता रहा है ना हम लोग को, मतलब इनडायरेक्टली. अगर मैं कंपेयर करूँ कि सेंचुरी में सिर्फ इतने लेस नंबर ऑफ लिमिटेड बर्ड्स है, तो नेचुरली द डेंसिटी इज लेस, और पॉन्ड में क्लैमिडोमोनास का नंबर इज सो हाई, दैट मीन्स द डेंसिटी इज मोर. इट इज रिप्रेजेंटेड जनरली बाय द अल्फाबेट N, and I have already told you in the previous lecture that what is population density, और वो कैसे हम लोग को आइडिया देता है regarding the population dynamics, okay, how the population is changing or it can tend to change, etc. Then next to that is population size को population density बोलते हैं, but density को हम लोग हमेशा numbers में नहीं गिनेंगे, ये भी मैंने बताया था. क्योंकि sometimes जैसे मैंने वो banyan tree का एग्जाम्पल दिया था, वो ट्री के ऊपर एक अकेला बड़ा बैनियन ट्री और दूसरे छोटे वहाँ पे प्लांट्स हैं, तो वो प्लांट्स का नंबर भले ही ज़्यादा है, बट बैनियन ट्री का बायोमास बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दोज प्लांट्स. तो नेचुरली ऐसे केसेस में हम लोग उसका नंबर से उसका डेंसिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, बल्कि उसके बायोमास से उसका डेंसिटी डिटरमाइन करेंगे. देन so they have given कि number is actually the appropriate measure of counting the density, but in some cases it will become meaningless. जैसे मैंने वो banyan tree और small trees का example दिया, या फिर banyan tree के ऊपर छोटे insects की अगर मैं बात करूँ तो number of insects is naturally more, but banyan tree उस habitat के लिए, and banyan tree is single, but biomass banyan tree का naturally ज़्यादा निकलेगा. So sometimes it can be also difficult to determine from the numbers. हमको exact density समझना difficult भी रहेगा.
तो हाउ डू यू जज इट, ओके, तो उसके बारे में थोड़ा दिया है। देखो कि इफ़ देर आर मिलियंस ऑफ टर्माइट्स और एंड्स और बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स विच फीड ऑन देम, तो बहुत सारी एंड्स है लेकिन उनको खाने वाले जो एंट ईटर्स या वगैरह जो और एनिमल्स है वो कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द प्रेडिटर्स इज लो, ओके, ऐसा हम लोग को नंबर से लगेगा, विच कैन बी मिसलीडिंग। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस ऑर्गेनिज्म का बायोमास कंसिडर करेंगे टू मेजर द पॉपुलेशन साइज, ओके। नाउ these are some exemptions in population statistics. Then टोटल नंबर अगेन इज़ नॉट इजीली अडेप्टेबल मेजर, क्योंकि हर बार उनको गिनना पॉसिबल नहीं होता है टू नो द डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी ह्यूज, तो हर एक को काउंट करना इज़ इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो समटाइम्स इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू नो कि एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, तो तुम एक एक को पकड़ पकड़ के गिनना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे जजमेंट लेते हैं वो भी उन्होंने बताया है कि अभी ये इकोसिस्टम का सर्वे है, जैसे इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, सो देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पक्का पूरा पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग रिलेटिव डेंसिटीज़ ले सकते हैं प्रैक्टिकली, जो करके पॉसिबल है, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। सो दिस इज ऑल्सो सर्व द पर्पस, मतलब हम लोग को रफ अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देगा। फॉर इंस्टेंस दे हैव गिवन द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ओके, अगर इनको गिनने बोलो तो हर एक बर्ड को पकड़ के गिनना या हर एक इंसेक्ट को गिनना इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे आइडिया लगाते हैं कि उनका डेंसिटी कम है कि ज़्यादा है, हम लोग ट्रैप सेट करते हैं और उसमें जितने पकड़े जाएंगे, अगर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स पकड़े जाते हैं मतलब दे आर श्योरली मोर इन नंबर, तो दैट इज़ हाउ यू गेट द आइडिया। So it is a good measure to know their total population density. Then we are mostly obliged to estimate the population sizes indirectly, obviously. हर बार वो गिनना पॉसिबल नहीं, मैंने बताया, इसलिए हम लोग मोस्टली तो इनडायरेक्टली ही उसको काउंट करते हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द नंबर्स और विच आर एक्चुअली सीइंग देम। जैसे इन केस ऑफ टाइगर्स वी मे नॉट एक्चुअली गेट टू सी देम एवरी टाइम टू काउंट, बट हम लोग उनको कैसे जज करते हैं कि इस एरिया में टाइगर्स है और कितने हैं। तो टाइगर सेंसस कैसे होता है नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स में, तो फ्रॉम देयर पग मार्क्स एंड फ्रॉम देयर फीकल पैलेट्स, मतलब उनका जो पॉटी गिरता है उससे अंदाज़ा लगाते हैं, उनके फीडिंग एरियाज पे वो लोग नज़र रखते हैं। इफ़ द टाइगर इज़ विजिबल, उसको टैग कर पाए तो फाइन, बट अगर नहीं कर पाए तो इन दो चीज़ों से हम लोग उसका डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट yes, so talking about few extra points related to the age distribution, okay, what we can see is ये जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे ग्राफ्स दिखाए 4, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। सो दिस इज़ रफली ट्रायंगुलर शेप जहाँ पे एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन है। देन जो व्हाट वी से स्टेबल पॉपुलेशन है, दैट इज़ ज़ीरो ग्रोथ वाला इज़ रफली स्टेबल पॉपुलेशन, तो इसको हम लोग बेल शेप बोलते हैं। सो यू कैन सी रफली दिस शेप इज़ नॉट परफेक्ट ट्रायंगल, तो दिस इज़ बेल शेप। एंड जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, नेगेटिव ग्रोथ वाला, स्लो ग्रोथ वाले के बारे में जनरली यहाँ पे दूसरे सोर्सेस में मेंशन नहीं है, उन्होंने सिर्फ 3 कंसिडर किए हैं। तो यू हैव गॉट ऑल द डिफरेंट वेरिएशंस। एंड जो नेगेटिव ग्रोथ वाला है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, उसका ये शेप जो है वो नीचे नैरो और ऊपर ब्रॉड है, तो रफली मटके जैसा है, ओके। तो कभी कभी वो ग्राफ्स ऐसे भी दिखाते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सी दिस ग्राफ। सो ये ऐसा शेप दिखाते हैं, तो व्हाट यू कैन से इज कि इसको ऑन शेप बोलते हैं फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन या एक्सपांडिंग इज ट्रायंगुलर, स्टेबल इज बेल शेप एंड ऑन शेप, डिक्लाइनिंग इज ऑन शेप, ठीक है। देन नेक्स्ट इज